नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज जय जायसवाल सर। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। और बात करेंगे परिवार, मित्र और जंतु के पौधे से, पार्ट नंबर 3 है दोस्तों। हर एक पैटर्न, हर एक कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आपने एनसीईआरटी क्लासेज नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न है, ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला या माता के हाथों हो, वह कौन सा परिवार कहलाएगा? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, समाज सत्तात्मक, या ये सभी कहलाएंगे? आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक चाहूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका डिसलाइक, सब कुछ हमें अच्छा लगता है। जो हो आप करते जाइए, सहयोग करते जाएं। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला माता के हाथों में हो, वह कौन सा परिवार कहलाता है? पितृ सत्तात्मक, मातृ, समाज या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न में ही हमारा आंसर है दोस्तों, महिला और माता के हाथ। महिला माता के हाथ यानी कि मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये परिवार है जिनमें विवाह उपरांत जो है पुरुष स्त्री के घर जाकर निवास करती है। ऐसा परिवार जिनमें विवाह उपरांत पुरुष स्त्री के घर जाकर निवास करती है, इस निवास करता है। पितृस्थानी परिवार, मातृस्थानी परिवार, पितृनामी परिवार, या आपका मातृनामी परिवार होगा। आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका आंसर चाहूँगा। आपका फीडबैक क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये परिवार है जिनमें विवाह उपरांत पुरुष के स्त्री के घर जाकर निवास करती है दोस्तों, वह कहलाता है पितृस्थानी परिवार या मातृस्थानी परिवार। तो वह कहलाता है मातृस्थानी, क्योंकि ठीक है, विवाह के बाद पुरुष जब स्त्री के घर जाए, पुरुष किसके, स्त्री के घर जा रहा कर निवास करता है, तो वह मातृस्थानी परिवार कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। और मातृस्थानी ये भी परिवार से संबंधित, जैसे पितृस्थानी परिवार किसे कहते हैं? पितृस्थानी परिवार उन परिवारों को कहते हैं जिनमें विवाह उपरांत स्त्री पुरुष के घर रहती है। जब स्त्री पुरुष के घर रहती है तो पितृस्थानी परिवार कहते हैं, और जब कोई पुरुष स्त्री के घर के जाकर रहता है तो वह आपका मातृस्थानी परिवार कहलाता है। ठीक है, और नाम के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं। नाम के आधार पर एक होता है पितृनामी परिवार। पितृनामी परिवार में परिवार जिनमें परिवार का नाम पिता के नाम पर चलता है। ठीक है, जैसे आप पितृसत्तात्मक, पितृवंशी, पितृस्थानी परिवार, पितृनामी परिवार, ये सारे एक ही परिवार। पितृनामी, पितृसत्तात्मक एक ही नाम है, पर्यायवाची हैं, तो किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है। और मातृनामी परिवार सभी लोग जानते हैं, जिन परिवार में नाम पिता के बजाय माता के नाम पर चलता हो। यह परिवार भी साधारणतः मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय, मातृस्थानी, मातृनामी परिवार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। वहाँ प्रणाली कौन सी है जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, वो उसे जो है उत्पीड़ित और शोषित करता है? दोस्तों, सभी का जवाब, ओपिनियन चाहूँगा, फीडबैक चाहूँगा कि ऐसी प्रणाली का नाम बताना है जिनमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है। वह प्रणाली जो है मातृसत्तात्मक प्रणाली होगी, पितृसत्तात्मक प्रणाली, उपर्युक्त दोनों, या पितृनामी परिवार होगा। तो प्रणाली पूछा गया है, और पुरुष जो है स्त्री पर प्रधानता दिखाता है, नहीं पुरुष दिखा रहा, तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक प्रणाली कहला जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें कुछ क्वेश्चन पता होते हैं, आंसर भी पता होता है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये सारी क्लासेज अटेंड करके कन्फ्यूजन ही क्लियर करना है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, हेनरी मैन ने, कुक ने, या कोहलर ने? तो दोस्तों, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो आपके हो जाएंगे हेनरी मैन। राइट ऑप्शन द सेकंड ऑप्शन। और एक और आता है कि इस सिद्धांत के प्रणेता चार्ल्स डार्विन है। कौन, किस सिद्धांत के? सर्वप्रथम डार्विन ने ही यह प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी पर जीवन का विकास विशुद्ध और जैव रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप है, और ना कि ईश्वर अथवा उस जैसे किसी अन्य अलौकिक सत्ता के प्रताप से। तो किस पर है? तो डार्विन ने ही यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी पर जीवन का विकास विशुद्ध जैव रासायनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है टीटी एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था? किसके अनुसार, यानी किसने कहा कि परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था? टाइलर ने कहा, हेनरी ने,
जीन पियाजे जी ने या महात्मा गांधी जी ने कहा? तो किसके अनुसार भैया, सभी का कमेंट चाहूँगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे भाई बहन, शिक्षक बंधु, जिसका सपना है, हर एक गृहिणी जिसका सपना है, भाई बहन जिसका, हर एक बहन का सपना होता है अध्यापिका बनना, हर एक भाई का सपना होता है शिक्षक अध्यापक बनना, सभी का दोस्तों सपना साकार होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मेरे सभी प्यारे मित्र, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, जिन्होंने लाइक कर दीजिएगा, ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। और तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों किस ऑप्शन के साथ? आदिम स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, यह आपके टाइलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निवास के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? अगर हम निवास के आधार पर देखें कि परिवार को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या आपके 6 भागों में बांटा गया है। तो निवास के आधार पर परिवार को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? आपका कमेंट बिल्कुल लाजवाब रहता है, सर्वमान रहता है, ठीक है। हर एक का कमेंट यहाँ पे रीड किया जाता है और रिप्लाई भी किया जाता है। तो निवास के आधार पर दोस्तों परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। ये 6 भाग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। परिवार के निवास के आधार पर किस पर? तो परिवार के निवास के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया? तो निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार, मामा मातुल स्थानीय परिवार, उभयद्वधि स्थानीय परिवार, ये आपके 6 परिवार माने जाते हैं निवास के आधार पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वंश के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 13 भागों में? यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वंश के आधार पर दोस्तों परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? तो सॉरी दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वंश के आधार पर परिवार को कितने? 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग आपकी स्क्रीन पर है। पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, उभयवादी परिवार, आपका द्विनामी परिवार। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका फीडबैक उम्दा होता है, लाजवाब होता है। तो एनसीईआरटी की क्लास बेस्ट क्लास है दोस्तों। वंश के आधार पर परिवार को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और निवास के आधार पर 6 भागों में और वंश के आधार पर 4 भागों में, पितृवंशी, मातृवंशी, उभयवादी और द्विनामी परिवार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर एक प्रश्न यहाँ पे सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे। विवाह के आधार पर परिवार को मुख्यतः दोस्तों कितने भागों में बांटा गया? अब विवाह के आधार पर देख लेते हैं। तो विवाह के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, इनमें से कोई नहीं। तो विवाह के आधार पर आपको 2 भागों में, यहाँ पर आपका विवाह के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है एक विवाह या एक पत्नीक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाही परिवार। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ठीक है, पर्यावरण के परिवार और मिश्र दोस्तों मैं आपको यहाँ से 500 क्वेश्चन दे सकता हूँ, 500 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो टीटी एग्जाम में ज़्यादातर आपके लेवल से हैं, जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 3 की, वहाँ से अगर प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है तो इस लेवल के इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं लिंटन के अनुसार। पहला होता है दोस्तों, पहला आपका समरक्त परिवार और दूसरा होता है विवाह संबंधी परिवार। लिंटन के अनुसार 2 परिवार हैं, पहला होता है समरक्त परिवार, दूसरा होता है आपका विवाह संबंधी परिवार। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और अंत में आप लोग जरूर फीडबैक बताइएगा, ठीक है। ये जो आपके 75 क्वेश्चन थे, आपके जो चैप्टर था 3 क्लास हमने कंप्लीट किया, और अगला जो आपके सिलेबस में होगा वो हम एनसीईआरटी क्लास से फिर नेक्स्ट क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ये चलिए 75 प्रश्न पहले कंप्लीट करते हैं। परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परमावश्यक है? तो दोस्तों परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परमावश्यक है? 2 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष, 4 से 6 वर्ष या आपके 5 से 6 वर्ष तक। तो परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दोस्तों दृढ़ करने के लिए आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 5 से 6 वर्ष तक। तो क्या होता है? परमावश्यक होता है, क्योंकि परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने का आवश्यक होता है, तो वह 5 से 6 वर्ष तक में आवश्यक होता है। तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को कौन सा परिवार कहते हैं? दोस्तों एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को कौन सा परिवार कहते हैं? द्विरक्त परिवार, त्रिरक्त परिवार, ठीक है,
आपका इस समरक्त परिवार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्ति को क्या कहलाते हैं, समरक्त परिवार कहते हैं। आपका यहाँ पे समरक्त है, यहाँ पे इसम नहीं, यहाँ पे समरक्त है, मिसप्रिंट हुआ है। तीसरे ऑप्शन में समरक्त परिवार है जो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के उद्दकाशीय सिद्धांत का समर्थक कौन रहे हैं दोस्तों? जो परिवार के उत्पत्ति के द्विकाशीय सिद्ध, ठीक है, उद्विकाशी, आप ये सुनेंगे, उद्विकाशीय सिद्धांत के समर्थक जो रहे हैं आपके एल.एच. मॉर्गन है, ई.पी. पॉलाल हैं, क्रेचमर हैं, वाटसन हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक सर्वमान रहता है दोस्तों। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकाशीय सिद्धांत के समर्थक आपके एल.एच. मॉर्गन माने जाते हैं। और परिवार के और भी आपके उद्विकाशीय सिद्धांत पहले अमेरिकी मानव शास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था आपके एल.एच. मॉर्गन ने? ये पूरा डिटेल के साथ है, कंसेप्ट समझेंगे। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकाशीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानव शास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया और इस संबंध में उन्होंने कहा कि समाज की प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी और विवाह एवं परिवार का विकास इसके बाद युगों में क्रम से हुआ। तो पहले क्या था आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की पहले स्थिति थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तराधिकार का यह नियम जिसमें सदस्य जन्म ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, होता है दोस्तों। आपको आपका कमेंट बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता, ऐसा नियम, ऐसा उत्तराधिकार का, क्योंकि बच्चा अगर जन्म ले लिया वह पारिवारिक संपत्ति का अधिकार बन जाता है, ठीक है। वह आपका कौन सा नियम है? पिताक्षरा नियम, मिताक्षरा नियम, पुत्रक्षरा नियम, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म ले लेता है परिवार में तो वह संपत्ति का अधिकार बन जाता है, वह आपका दोस्तों मिताक्षरा नियम कहलाता है, ठीक है। दो नियम हमने पहली ही क्लास में पढ़े थे। अगर आपने पहली क्लास एनसीईआरटी की देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बेहतरीन बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? कोहलबर्ग ने, मॉन्टेसरी ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे जी ने। तो आपके विद्यालय को बचपन का घर कहने वाले आपके मॉन्टेसरी हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक विवाह की विवाह का सच्चा स्वरूप, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, ये किसने कहा है? ये फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स दोस्तों, ठीक है। स्टेटमेंट ये आपका, ठीक है, ये कथन किसका है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, यह कथन है वेस्टमार्क का, ठीक है, जुकरमैन का, मैलिनोवस्की का, या आपके रेडक्लिफ ब्राउन का। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे सभी लोग कमेंट करेंगे। आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग थोड़ा खोजिए, खोजबीन करिए कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, यह किसने कहा था? आपको होमवर्क में है, आपका फीडबैक देना है, ठीक है। आपको आंसर इसका बताना कि सही आंसर क्या होने वाला है। परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया प्लेटो, अरस्तु ने, ठीक है, मैलिनोवस्की ने, टायलर ने, आपके हेनरी बैन ने किया था। तो परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, जब भी शास्त्रीय सिद्धांत की बात की जाए, परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्लेटो और अरस्तु ने किया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्गन है, आपके वेकोफन है, बेस्टमार्क है, या आपके मैलिनोवस्की हैं दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे। एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं बेस्टमार्क माने जाते हैं। एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक, इन्होंने बेस्टमार्क लगाया है, ठीक है, एक विवाहित बेस्टमार्क। ये आपको याद रखना है, कंठस्थ करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। किसकी मान्यता है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन परिवार है? दोस्तों क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और जो डीपली क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। फिर एग्जाम में ऐसा होता है डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपने ग्रेड 2 में देखा भी होगा, एमपीटीटी जितने भी दे रहे हैं ग्रेड 2 में आपने देखा होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो तैयारी भी उस लेवल की चल रही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं इस प्रश्न का कि किसकी मान्यता है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन परिवार है? आईपी देसाई की मान्यता है, के.एम. पडिक्कर, वार्नर की, ये दोस्तों कपाड़िया की मान्यता है। किसकी मानिया भैया? ये आपके दोस्तों किसी और की नहीं, ये हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन परिवार है, ये दोस्तों के.एम. पडिक्कर का मानना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एनर्जी डाउन नहीं करना है यहाँ, ठीक है, तैयारी जारी रहेगी, क्योंकि अगर बीच में क्लास छोड़ते हैं, ठीक है, एग्जाम डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बीच में तैयारी छोड़ देते हैं तो फिर हम वो शून्य तक पहुंच जाते हैं, फिर हमें शून्य से फिर तैयारी करना पड़ता है, ठीक है। तो तैयारी करते रहें, जारी रखें, एग्जाम तो होगा ही दोस्तों। अब इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं आंसर, कि कौन सा जानवर अंडे देता है? गाय, बकरी, पेंगुइन, भेड़। तो भैया अंडे देने की बात कर रहा है, गाय तो बच्चा देता है, बकरी भी बच्चा देती है, भेड़ भी बच्चा देता है, तो पेंगुइन ऐसा जानवर है जो आपका क्या दोस्तों, अंडा देता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा कौन सा जानवर है जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? क्या वह घोड़ा है, बकरी है, शेर है, जिराफ है? तो आप सभी लोग नॉर्मल लोग देखते होंगे, जितने भी जानवर है, ठीक है, क्या करते हैं, पहले अगला एक चार पैर होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4, तो पहले आपका एक पद बढ़ाएगा, फिर आपका ये वाला बढ़ाता है, फिर ये बढ़ाएगा, फिर ये वाला बढ़ाता है, ठीक है, यानी कि पहले एक आगे का एक पीछे का बढ़ाता है हर जानवर। लेकिन ऐसा जानवर एक है दोस्तों विपरीत में, कि दोनों दोनों पैर आगे के बढ़ाता है, फिर दूसरी तरफ के दोनों एक साथ बढ़ाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या प्रश्न है, कि अपने एक तरफ के दोनों पैर, यानी कि 1 2 3 4, तो एक तरफ के पहले दोनों एक साथ बढ़ाएगा, फिर ऐसे बढ़ाता है। ये कैसे पॉसिबल है भैया? मतलब दो पैर में खड़ा रहता है, एक साथ बढ़ाता है, एक लेफ्ट और राइट के दोनों आगे पीछे, ठीक है, तो वह आपका कोई और नहीं, जिराफ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हमारे आसपास में पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? ठीक है, बकरी, भेड़, बंदर, घोड़ा। तो घोड़ा तो रेसिंग के लिए, दौड़ने के लिए होता है, सवारी के लिए होता है, लेकिन बंदर जो होता है, ठीक है, वह मनोरंजन के लिए होता है। अब आप बचपन में जाइए, बचपन में अब ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ठीक है, बचपन में गांव में आते थे, ठीक है, बंदर वगैरह सारी चीज़ें हैं, डमरू बजाते थे, ठीक है, भालू वगैरह आते थे गांव में, ठीक है, ये तो मनोरंजन का आपका बच्चों का मनोरंजन किया जाता था पहले का साधन था, जब ये टेलीविज़न ये मोबाइल वगैरह आपका नहीं था। अगला प्रश्न है, सूरज के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक गाय को स्तनधारी जंतु बताता है। क्यों बताते हैं भैया? सूरज एक पालतू गाय पालता है और उसके अध्यापक हैं कि गाय को स्तनधारी जंतु बताते हैं, कि आपकी गाय जो है स्तनधारी जंतु का उदाहरण है, आपकी गाय है, ठीक है। तो वह अंडे देती है, बच्चा देती है, दोनों है, कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं कि गाय बच्चा देती है, इसलिए उसे स्तनधारी बोला जाता है। भाई बच्चा देगी, उसके दूध पीने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, स्तनधारी, वह आपका जंतु कहला जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? दोस्तों पशु जो होते हैं उनको विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, वह पशुपालन है, मुर्गी पालन है, दुग्ध पालन है या मछली पालन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए भैया, पशु में क्या होगा? पशु में पशुपालन आएगा, मुर्गी में मुर्गी पालन आएगा, ठीक है, दुग्ध पालन भी आता है पशु में, ठीक है, लेकिन जो होता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना, वह पालन पोषण जो है दुग्ध पालन नहीं कहलाएगा, वह क्या पशुपालन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पालन पोषण की बात कर दिया गया, ठीक है। तो पालन पोषण रखना, ठीक है, रख रखाव पालन पोषण वह कहलाता है, पशुपालन कहलाएगा, ठीक है, दुग्ध पालन यहाँ पे नहीं कहलाएगा। और मछली के लिए मछली पालन होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, दो प्रश्न और रह गए हैं दोस्तों। जंतुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है? यहाँ पे आधारों पर लिखा है, जंतुओं का वर्गीकरण दोस्तों किन आधारों पर होता है? आपका कमेंट, आपका ओपिनियन सर्वमान है, सभी लोग कमेंट करेंगे। पोषण के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, आवास के आधार पर या उपर्युक्त सभी के आधारों पर। तो जंतुओं का वर्गीकरण दोस्तों पोषण के आधार पर भी होता है, शारीरिक रचना के आधार पर भी होता है और आवास के आधार पर भी किया जाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब, आपको ओपिनियन, आपका फीडबैक चाहूँगा कि जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उन्हें क्या कहे जाते हैं? तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि स्कैवेंजर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों? स्कैवेंजर, ठीक है। तो हो सकता है वो ऑप्शन ना हो, ठीक है, तो आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया ही होगा, उनमें सही करना है। तो आपका स्कैवेंजर होता है जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी कहलाता है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दें और अपना स्कोर भी बताएं। और अगली क्लास पाने के लिए
और देखने के लिए, इससे बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,